हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों साइंस। साइंस के एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस का मतलब होता है दोस्तों विज्ञान, ठीक है। जो दोस्तों ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुके हैं मैंने उसे सेलेक्टेड किया है। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए दोस्तों, सर्च लाइट जो होते हैं ना, कभी भी ध्यान से देखिएगा। सर्च लाइट आपके घर में अगर होंगे तो इस तरह से दोस्तों होते हैं सर्च लाइट, ठीक है। तो सर्च लाइट जो होते हैं ना, इतना प्रकाश इधर सभी जगह फैलाते हैं, ठीक है। तो जब भी सभी जगह फैलाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण या लेंस लगा होगा, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्च लाइट का परावर्तक परावर्तक जो सतह होता है तो कैसा होता है दोस्तों? बीज द राइट आंसर, अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। जिन वस्तुओं से स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं आत्मदीप्त। जैसे सूर्य है, देखिए दोस्तों ये सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश क्या होती है? स्वतः निकलती है, ठीक है, स्वतः निकलती है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? आत्मदीप्त कहेंगे। क्लियर? यानी इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 करा, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहने वाले बिंब का उत्तल लेंस के द्वारा, कौन सा लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? ध्यान से रखिएगा। फोकस पर, अनंत पर, फोकस और अनंत के बीच, फोकस की दुगुनी पर। यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों फोकस पर। इज द राइट आंसर, फोकस पर बनता है दोस्तों। क्योंकि अनंत में जब भी कोई वस्तु को रखते हैं तो हम लोग कहाँ पर बनता है? उत्तल लेंस में हमेशा फोकस पर बनता है। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक लेंस की क्षमता जो है ना दोस्तों, +10 डायप्टर है, प्लस है, ठीक है। उसका नामांतर होगा, ठीक है। तो उसका नामांतर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी प्रश्न आपके सामने आता है ना तो करते क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लेंस की क्षमता की बात, सॉरी इसका यमांतर की बात कर रहा है। तो दोस्तों क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों? लेंस के फोकस के इनवर्स को लेंस का क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों क्षमता तो दे रखी है, कितना दिए? 10 डायप्टर लिख देंगे 1/f। अब एफ इधर गुणा करेगा तो एफ बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों? 1/10 डायप्टर, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गुणा करेगा तो इधर आकर भागा कर देगा। अब इसमें भागा करिएगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 डायप्टर, यही तो होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? ध्यान समझिएगा। एक डायप्टर बराबर क्या जानते हैं? एक डायप्टर बराबर क्या जानते हैं? 100 जानते हैं, 100 मीटर। एक डायप्टर क्या क्या? 100 मीटर। तो यही एफ बराबर क्या लिख देंगे? 0.1 गुणे दोस्तों 100 मीटर। अब गुणा कर देंगे टोटल तो क्या निकल कर आ जाएगा? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह बराबर निकल जाएगा दोस्तों 10.0 मीटर। यानी यहाँ पर 10 मीटर होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 5 है, कर है 1 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं दोस्तों, है ना। जब भी ए के पावर 0 ऐसे आता है एंगस्ट्रॉन्ग, और पी होता था पिको, एन होता है नैनो, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से माइक्रो होगा तो इसे हम लोग 10 की पावर -6 लिखते हैं। तो ये दोस्तों क्या है? उपसर्ग है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। ये इज द राइट आंसर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। क्लियर? अगर आपसे पूछ दे दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, तो 10 की पावर -9 मीटर। अगर आपसे पूछ दे 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होगा, तो 10 की पावर -6 मीटर। इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का
प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अबिंदुता के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। अबिंदुता के लिए दोस्तों, अबिंदुता के उपचार के लिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ पे बोल रहा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बाइफोकस लेंस। यहाँ पे बोल रहा है सिलेंडरिक लेंस। ठीक है, तो आपका यहाँ वाला उत्तल लेंस तो दोस्तों गलत हो जाएगा, अवतल लेंस भी गलत है, बाई फोकस लेंस और बच गया सिलेंड्रिक लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिक लेंस किसे कहते हैं दोस्तों, वैसा लेंस जिसका जिसका दोनों सतह जो होता है ना बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है, उसे हम लोग सिलेंड्रिक लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अबिंदुता दोष के उपचार में दोस्तों सबसे ज्यादा सिलेंड्रिक लेंस का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सिलेंड्रिक लेंस या बेलनाकार लेंस भी देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, कह रहा है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में है ना किया जाता है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है ये पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। समांतर क्रम में, ठीक है, तो समांतर क्रम का क्या होता है दोस्तों, 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 दोस्तों प्लस 1/rn लिख सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, पार्श्व क्रम में समतुल्य है। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 1/r इक्विवेलेंट लिख देंगे, 1/5 ओम दिया है तो 5 प्लस 1/10 प्लस 1 यहाँ पर दिया है 30 तो 30 लिख देंगे। अब दोस्तों तीनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और इससे 30 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ऊपर को जोड़ लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और नीचे है ये है क्या, 30। अब यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट है, 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, 0 से 0 कट गया दोस्तों, क्या बच गया, दोनों का पढ़ते हैं तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, 3 ओम। दोस्तों बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों 8वां प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कर चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा, इसका बताना है। ठीक है, ये ए मीटर है दोस्तों, ए मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, ये भी याद रखिएगा हमेशा। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा पूछा भी जाता है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब आइए दोस्तों कह रहा है कि ए मीटर को मान बताना है, यानी धारा का मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आर का मान दे रखी है दोस्तों, आर का मान 10.5 ओम दिया है। ठीक है, और वी का मान, विभवांतर का भी मान दे रखी है, कितना दिया दोस्तों, 6 वोल्ट। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ओम के नियम से होता है क्या, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, I, तो I बराबर क्या लिख लेंगे, V बटा में R। अब V का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 वोल्ट है तो 6 को लिख लेंगे। अब R का मान क्या है दोस्तों, 10.5 है तो 10.5 लिख लेंगे। अब करते क्या है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दशमलव है तो ऊपर भागाएंगे तो हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा, तो 6 गुणे 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 105। 5 दूना के 10 दो बार में कट गया, 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, और 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 21 बार में कट गया दोस्तों। इसको 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 7 21, यानी 2 दूना के 4 हो गया, ऊपर में 4 और बटा में 7। इसका भागा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0, यानी पहले 0 10 बार में जाएगा, 7 5 35, यानी लगभग 0.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, डी है, तो 0.5 एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, यानी ए मीटर के द्वारा जो धारा मापा जाएगा आई का मान वो 0.5 एम्पियर होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों अगर पूछता है चालक है तो चालक इसमें पदार्थों में कौन चालक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में चालक कौन है, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ देता अचालक कौन है दोस्तों, क्या पूछता, अचालक, तो अचालक इसमें कौन होता, चीनी मिट्टी हो जाता।
डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर चालक पूछता है तो एल्युमिनियम, ठीक है, और चालक पूछे तो चीनी मिट्टी। क्लियर है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 10 पर। करा एक तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर एक लंबाई तार है, लंबा तार है, ठीक है, मान लीजिए ये तार है, ध्यान समझिएगा, ये तार है, ध्यान समझिएगा, ये एल लंबाई की है। क्लियर। एल लंबाई की तार है, इसे खींचकर दोस्तों क्या कर दिया गया, पतला कर दिया गया। इसे खींचकर क्या कर दिया गया, पतला कर दिया गया। ध्यान समझिएगा, इसे लंबा कर दिया जाता है, यानी एल के जगह पर मान लीजिए क्या किया जाएगा, एल से थोड़ा बड़ा कर दिया गया, मान लीजिए डेल्टा एल का परिवर्तन कर दिया गया। तो दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग ना होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल कम है तो जिसका क्षेत्रफल अधिक है तो लंबाई कम है, इसका लंबाई अधिक है तो क्षेत्रफल कम होगा, तभी तो दोनों का आयतन समान होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर लंबाई एल है, यहाँ पर अगर मान लीजिए L1 हो गया, तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या होता है, नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिए, 4 गुने, है ना, 4 गुने नई प्रतिरोध, पुराने प्रतिरोध, पुरानी प्रतिरोध। क्लियर। तो हो जाएगा दोस्तों क्या, 4 गुना। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, विद्युत मोटर की जो दिशा है उस पर आधारित, किस पर आधारित है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। विद्युत मीटर की दिशा जो होती है ना, आर्मेचर के घूर्णन पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आर्मेचर के घूर्णन पर। देखिए दोस्तों विद्युत मीटर इस तरह से होते हैं, ध्यान से समझिएगा, और इसमें है ना आर्मेचर होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये आर्मेचर जो है ना घूर्णन पर आधारित होता है। घूर्णन का मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है दोस्तों, तो ये घूर्णन का मतलब होता है घूमने, उस पर आधारित होता है कि कितने डिग्री पर इसका मान बदलता है, ठीक है। तो ये आर्मेचर की मान आर्मेचर के घूर्णन पर निर्भर करता है। क्लियर। अगला प्रश्न है 12 दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। दोस्तों देखिए आवर्त पूछ रहा है, आवर्त सारणी में जब भी आपसे बात किया जाए तो आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। और अगर इधर से बाएं क्षैतिज में जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। आपको ये बात पता होना चाहिए, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसे आवर्त कहेंगे, और इधर से क्षैतिज में जाएंगे दोस्तों तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, वर्ग कहेंगे। क्लियर। तो पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, ठीक है, आवर्तों की संख्या क्या है। तो आवर्तों की संख्या दोस्तों क्या है, 7 है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों सीएनजी का। सीएनजी दोस्तों है ना, इसका उपयोग खाना पकाने में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग दोस्तों वाहन चालन में किया जाता है। ये वाहन जो चालन होता है, ठीक है, वाहन जब चलती है दोस्तों तो सीएनजी पर चलती है। एलपीजी का किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो ये रसोई में होता है ईंधन के रूप में। क्लियर। ईंधन के रूप में दोस्तों रसोई में होता है। क्लियर है ना। कोयला का उपयोग दोस्तों रसोई में भी होता है, कई जगह भट्टियों में भी होता है। बायोगैस का उपयोग है ना, कई जगह भट्टियों में होता है और रसोई में भी होता है। क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप क्लियर होंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछ दे एलपीजी का पूरा नाम क्या, बताइएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बताइएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होंगे। यानी कहने का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे सीएनजी का पूरा नाम तो हो जाएगा क्या दोस्तों, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। क्लियर। कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। क्लियर है ना। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 14, कह रहा है दो डी क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगी। 2D क्षमता वाले, क्या बोल रहा है, 2D। तो देखिए दोस्तों आपको क्षमता पहले बराबर पता होना चाहिए, P बराबर 1/f, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी, है ना, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस का क्षमता कहते हैं। क्लियर। तो लेंस की क्षमता क्या दे रखी है, 2 डायोप्टर दे रखी है, तो 1/f लिख देंगे। क्लियर है। अब इस वाले एफ को इधर ले जाएंगे तो एफ हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 1/2 डायोप्टर। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, डी का मान पुट कर लेंगे। तो डी का मान पुट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। डी का जब भी हम यहाँ पर मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 1D इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 100, सॉरी 1D इज इक्वल टू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो करेंगे क्या दोस्तों, एफ बराबर हो जाएगा 100/10
2 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ बराबर 50। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ पर ये सेंटीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, ध्यान समझिएगा, प्रश्न नंबर 15 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान दोस्तों क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर दोस्तों 16 है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, पवन विद्युत के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम होनी चाहिए दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, कम से कम होनी चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा निम्न में किस अणु में द्विबंध नहीं है, किस अणु में द्विबंध नहीं है इसमें, तो इसमें दोस्तों देखिए ऑक्सीजन है, तो O3 O2 है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, CO2 है दोस्तों, तो इसमें भी है ना डबल बॉन्ड है। क्लियर, इसमें भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पर दोस्तों C2 बोल रहा है, तो C2 ठीक है, और H है तो एक H इधर दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड है। क्लियर है दोस्तों, इसमें भी डबल बॉन्ड है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें किसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो हो जाएगा NH4 में। ठीक है, अमोनिया में दोस्तों डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है ना, ये देखिए डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 18, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, ओजोन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन में जब पूछता है तो 2 होता है, ऑक्सीजन में पूछे तो 2, लेकिन पूछ रहा है कि आपसे ओजोन, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, इसमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, कितनी होती है 3, ये 3 परमाणु मिलकर एक ओजोन का अणु का निर्माण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 3 परमाणु। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण है SnCl2 प्लस Cl2, है ना, तीर के निशान है SnCl4 में है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि पहले SnCl2 है ना, सिलिकॉन क्लोराइड है प्लस क्लोराइड उसमें है, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, SnCl4 बन रहा है। ठीक, ये जब बोल दिया कि 4 बन रहा है तो करेगा क्या, ध्यान समझिएगा, जब भी ऐसा अभिक्रिया दे देता है तो करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि इसमें है क्या है दोस्तों, SnCl4 में है क्या है, तो Cl2 की ऑक्सीकरण हो रही है, ऑक्सीकरण का मतलब Cl2 की ऑक्सीकरण हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोस्तों ये क्या हो रहा है, इसमें आकर ऑक्सीजन सॉरी Cl2 दो हो ना, इसमें आकर क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, तो जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, कहा है किसी वस्तु की प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, क्या है दोस्तों, किसी वस्तु की प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना, बी इज द राइट आंसर। 21वां प्रश्न है दोस्तों, पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा, ये परीक्षा में तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, और ये रेटिना वाला भी दोस्तों अच्छे से इसे याद रखिएगा। ठीक है, पोटास एलम होता है, तो पोटास एलम में दोस्तों क्या होता है, फिटकरी होती है, तो फिटकरी कौन सी होती है, फिटकरी साधारण लवण लवण तो होती नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा, एक मिश्रित लवण ये भी नहीं होती है, एक अम्लीय लवण ये भी नहीं, एक द्विक लवण होती है दोस्तों, इट इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, प्रबल लवण की बात हो रही है। ठीक है, प्रबल लवण कौन है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, प्रबल लवण। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl है, इसका इज द राइट आंसर, प्रबल लवण होता है दोस्तों। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों 23, करा निम्नलिखित में कौन गंधकीय सूचक नहीं है, 23 प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन गंधकीय सूचक नहीं है। ठीक है,
गंधकीय सूचक कौन नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्याज तो है, ये है दोस्तों। लौंग भी गंध देती है, पहले ना ये भी गंध देती है, शकरकंद गंध देती नहीं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इसमें गंधक सूचक नहीं है तो शकरकंद नहीं है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अगर आप बात मेरी समझ रहे होंगे, अच्छे से अचीव कर रहे होंगे, तो एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम बैच चल रहा है, अच्छे से अचीव करिए और अच्छे से नोट भी कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा बने। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हार्ड प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 24 है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या जब बोलती है तो लोहे होता है 26 पर। क्या होता है? 26 पर। तो बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रियाशील का दोस्तों, अभिक्रियाशील सबसे अधिक पकड़ना है तो आपको क्या याद रखना है? एफ ओ एन याद रखना है। ठीक है, तो एफ का मतलब फ्लोरीन होता है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन। अगर आपसे बोलता है तो सबसे दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता कौन है? विद्युत ऋणात्मकता जो ज्यादा होता है वही अभिक्रियाशील ज्यादा होती है। तो एफ ओ एन यानी एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो दे नहीं रखी है, तो इसमें क्या दिया है? फ्लोरीन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर फ्लोरीन। क्लियर? अगला प्रश्न है दोस्तों 26 है, करा समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो समूह 17 के तत्व में होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, बी आर, आयोडो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो होते हैं। तो इन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैलोजन ग्रुप, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 27 से करा, निम्नलिखित में से कौन एक दहक अभिक्रिया है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक दहक दहन अभिक्रिया है? ठीक है, करा निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? ध्यान समझिएगा दोस्तों। तो करा जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहक अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 28 कह रहे सिलिका क्या है? ठीक है, सिलिका क्या है दोस्तों? देखिए सिलिका से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे याद जरूर रखिएगा। सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका का मतलब सिलिकॉन। क्या पूछ रहा है? सिलिका का मतलब सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? धातु है? बिल्कुल नहीं, धातु है ही नहीं। और धातु ये भी नहीं है दोस्तों, उपधातु। हाँ ये धातु है, उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। मिश्र धातु बिल्कुल नहीं। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, कर आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक पूछ रहा है, मेंडलीव की नहीं पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए जब भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, मेंडलीव पूछता है तो आप 7 मारिएगा। क्लियर? मेंडलीव पूछे तो आपको क्या मारना है? 7 मारना है। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 36 कतारों आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी कब बना है? किसके द्वारा बना? दोस्तों मेंडलीव के द्वारा ही तो निर्माण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब बोल रहा है तीसरा प्रश्न बोल रहा है सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक है। क्या है दोस्तों? ओ एच दिया है, क्या? ओ एच। तो ये हो जाएगा क्या? इसका क्रियाशील मूलक होगा एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। एल्कोहल का अगर नाम में पूछ दे कि क्या लगता है दोस्तों? हाइड्रोक्सी लगता है। क्या लगता है? हाइड्रोक्सी। याद रखिएगा हाइड्रोक्सी। क्लियर? प्रश्न नंबर 31 एल्डिहाइड श्रेणी के समान सूत्र हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के समान सूत्र है। देखिए दोस्तों एल्डिहाइड ये दोस्तों किसका है? एल्कोहल का है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये दोस्तों किसका है ना? ओइक एसिड का है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड इसे बोलते हैं। क्लियर? तो ये होगा ही नहीं। उपयुक्त तो सभी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी एच ओ, यानी सी एच ओ जिसमें लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एल्डिहाइड। तो ये है CnH2n प्लस 1 CHO। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका समान सूत्र, इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, 31 प्रश्न को अच्छे से अचीव भी किए होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32
प्रश्न नंबर दोस्तों 32 है, करा मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो मानव में डायलिसिस थैली का काम नेफ्रॉन करता है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? करा निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? यानी दीवारों की सफेदी के लिए निम्नलिखित में कौन से विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों इसका CaOH2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न नंबर 34 है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति 0.03%। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, अचीव भी कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों के पाठ एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 35 पर समझते हैं। करा रेजिन बोल रहा है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो होता है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बबुल, बिल्कुल गलत। कनेर, ये भी गलत है। पीपल, बिल्कुल, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, चीड़ होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? प्रति मिनट की बात पूछ रहा है दोस्तों, यानी एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? किसका दोस्तों? मनुष्य का हृदय। तो एक मिनट में मनुष्य का हृदय दोस्तों करीबन 32 बार धड़कता है। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 37, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? वसा का, है ना, वहन, वहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपके आमाशय बिल्कुल गलत हो जाएगा, यकृत भी गलत हो जाएगा, यानी लसिका के द्वारा होता है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। लसिका के द्वारा वसा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 38 है, कवक में पोषण की विधि कौन सी है? कह रहा है कि कवक में पोषण कौन सी विधि से करता है? ठीक है, तो कवक जो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं? कवक आपको पता होना चाहिए स्वपोषी बिल्कुल नहीं होते हैं, ये तो गलत हो गया। मृतजीवी, ये मृतजीवी, हाँ मृतजीवी हो सकते हैं। कह रहा है संभोजी, यहाँ पर मो नहीं होगा दोस्तों, भो होगा, संभोजी होता है। ठीक है, संभोजी, तो ये भी गलत हो जाएगा। मृतजीवी, तो दोस्तों यही हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मृतजीवी होते हैं। कवक एक प्रकार के मृतजीवी पोषण करते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 39, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये दोस्तों होगी किस प्रकार की झिल्ली? तो अर्धपरागम झिल्ली, सी इज द राइट आंसर। कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागम झिल्ली होती है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 40 से, एक पादप हार्मोन्स जो पौधों में वृद्धि का घटक है, क्या है दोस्तों? एक पादप हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या करता है? घटक का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, अच्छे से नोट भी किए होंगे, अच्छे से समझ भी रहे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 अच्छा है, समझने का प्रयास अच्छे से करिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 41 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहे हैं, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के जब छोटे तंतु की बात की जाती है तो न्यूरॉन के छोटे जो तंतु होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं, या दोस्तों उसे मालियन सिथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। मजा आए तो दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर मजा आ रहा है। क्लियर? 42 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करा निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है? निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है? गाय, गाय तो करती ही नहीं, बिल्कुल गलत। कुत्ता भी नहीं करता है, मनुष्य भी नहीं करता है, तो कौन करता है दोस्तों? मेंढक। मेंढक दोस्तों अंडा देकर अपना, है ना, वहां से भाग जाते हैं, यानी इसका बाह्य निषेचन होती है। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, करा एड्स किसके कारण होते हैं? तो एड्स जो होते हैं ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जिस एड्स होने का वायरस होता है HIV। अगर आपसे पूछ दे कि एड्स जो है किस वायरस के कारण होता है तो HIV मारिएगा। क्लियर? अब पूछता है दोस्तों कि आपसे एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों एड्स जो होती है ना हमेशा जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है।
किसके द्वारा दोस्तों? वायरस, वायरस के द्वारा। ठीक है, ये र है। ठीक है, वायरस के द्वारा। वायरस को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। वी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्रियों की बात करता है दोस्तों तो एक्स एक्स गुणसूत्र स्त्रियों में होता है। अगर पुरुषों की बात करेगा तो हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर? यानी पुरुष का बात करेगा तो एक्स वाई पर लगाइएगा। ठीक है, अगर स्त्रियों की बात करेगा तो दोस्तों क्या लगाइएगा? स्त्रियों की बात करेगा तो एक्स एक्स पर लगाइएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान समझिएगा, चीनी का आपसे पूछे रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा है? C12H22O11। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ब्रीकक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रीकक के संरचनात्मक, ब्रीकक मतलब कह रहा है कि किडनी। ब्रीकक का मतलब क्या होता है दोस्तों? किडनी होती है। तो ब्रीकक के संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक यानी बनावट और क्रियात्मक मतलब कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? इकाई का मतलब एक छोटे से बिंदु को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेफ्रॉन कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी शरीर की संतुलन बनाए रखने का कौन सा भाग है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क दोस्तों, आगे का मस्तिष्क जो होता है सूंघने का काम करता है, तो गलत हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क सोच विचार के ऊपर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, ये सही हो जाएगा दोस्तों। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में होता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है, बहुत सॉरी 48 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। क्या पर होता है? वृषण में। जैसे देखिए मान लीजिए दोस्तों, ये वृषण है, ठीक है, और ये वृषण के बाह्यतम कोश में इस तरह से दोस्तों ये पेनिस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पेनिस होते हैं इस तरह से। और ये स्क्रोटम होता है, जिससे हार्निया वर्निया होता है, इसको बढ़ जाने से हार्निया होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण इसी में अंडकोश में होता है। क्लियर? यानी वृषण में होता है। तो शुक्राणु का जब निर्माण वृषण में होता है तो आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 49, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में कौन है? गोलीय दर्पण के द्वारा, देखिए दोस्तों लेंस के द्वारा नहीं बोल रहा है, दर्पण के द्वारा बोल रहा है। क्लियर? जब भी दर्पण के द्वारा बोल रहा है तो दर्पण के द्वारा क्या होता है दोस्तों? यम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस है ना, प्रतिबिंब बटा में वस्तु, यानी प्रतिबिंब बटा में बिंब। तो यही तो होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 50 प्रश्न जो है अच्छे भी हैं और कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, इन्हें अच्छे से अचीव करिएगा। ठीक है? करा गोलीय लेंस, यहाँ पर देखिए दोस्तों दर्पण पूछे थी, ठीक है, यहाँ पर लेंस पूछ रही है। क्लियर है? तो करा गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम बराबर निम्न में कौन है? ठीक है, निम्न में से कौन है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम बराबर, अगर लेंस पूछे दोस्तों तो प्लस लिखते हैं, तो भी बटा में यू प्लस लिख देंगे। ठीक है, अगर दर्पण पूछता तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, दर्पण पूछेगा तो एम बराबर माइनस यू भी बटा में यू, अगर लेंस पूछ देते एम बराबर भी बटा में यू, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बात समझ में आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।